गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, या कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें हमने आपको बताया था कि हमें बेसिकली दो पोर्शंस को डिटेल में कवर करना है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते तो बहुत सारे हैं, बट दो ही पोर्शंस को कवर करना है। इसमें पहले पोर्शन का नाम था अमाइंस और दूसरे पोर्शन का नाम था बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स। बच्चों, आज की जो क्लास है वो हमारी लास्ट क्लास है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बचा हुआ सेगमेंट इस चैप्टर में रह गया है उसे हम कवर कर लें। बच्चों, हमने जिस टॉपिक को आपको डिस्कस कर दिया था उसकी समरी मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाई हुई है। मैंने अमाइंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करी थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के पहले की जो समरी है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करी थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि अमाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर की वजह से होती हैं। कुछ रिएक्शंस हमने उसमें स्टडी करी थी जिसमें अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर की वजह से वो रिएक्शंस आ रही थी। उसके बाद हमने अमाइंस की दूसरे टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें हमने अमाइंस को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर देखा था। उन रिएक्शंस में हमने एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बेलामाइन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड के साथ बताया था कि ये वो पांचों सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें हमारा जो अमाइंस होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ चुके थे इसकी पिछली स्लाइड्स में। हम लोगों ने लास्ट क्लास के लास्ट सेगमेंट्स में पढ़ना स्टार्ट किया था स्पेशल रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एक्चुअली एनिलीन में बेंजीन रिंग होती है, और इस बेंजीन रिंग की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती है। देखो लिखा भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो अदर एलिफेटिक एमाइंस शो नहीं करते हैं, केवल एरोमेटिक एमाइंस ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो हमने इसमें दो तीन बातें आपको बताई थी। पहली बात तो ये बताई थी कि जो एमीन होता है उसमें ये जो NH2 ग्रुप है ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसलिए ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज करता है, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये आपको बता दिया था। इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये सब चीज़ जस्टिफाई होती है, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एनिलीन बेंजीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तीव्रता से देती है, बहुत फास्ट रिएक्शन शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने कुल 4 रिएक्शंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, और उसके बाद लास्ट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इनको हमें डिस्कस करना था। मैंने आपको ब्रोमिनेशंस के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं रूम टेम्परेचर पर तो इसका ब्रोमिनेशन बहुत फास्ट होता है, और फाइनली हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का वाइट PPT मिल जाता है, और इसे एज ए टेस्ट के तौर पर हम एनिलीन के टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में जब कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हम लोगों को मिल जाता है वाइट PPT के फॉर्म में। ये एक एनिलीन का छोटा सा टेस्ट था, मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें कि हमें ब्रोमो को ऑर्थो पर लाना है और पैरा पर लाना है, हम नहीं चाहते हैं कि एक साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हम लोगों को मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एनिलीन की एक्टिविटी को कम करेंगे। कम करने का मतलब है इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और एनिलीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एसाइलेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एसाइलेशन मैंने आपको डिस्कस किया है। हम एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो हम लोगों को
एसिटेनिलाइड मिलेगा जिसको हम एन फिनाइल एसिटामाइड कहते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। और ये जो एन फिनाइल एसिटामाइड है जिसको हम एसिटेनिलाइड कह रहे हैं, अब अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, देखो अब अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन जाएगा। चूंकि ऑर्थो पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, हिस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। ये पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और इस एनिलाइड का अगर हम एसिडिक या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये एनिलाइड फिर से अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है और आपको ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलता है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा ब्रोमो एनिलीन, जिसको हम 4 ब्रोमो एनिलीन कहते हैं। ये चीज़ आपने देखी थी कि अगर आप सिंगल ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो आपको पहले एनिलीन से NH2 ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करके एनिलाइड बनाना पड़ेगा, एंड देन ब्रोमिनेशन करा के ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ेंगे, जिसमें मेन प्रोडक्ट पैरा होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम देखने के लिए मिलता है और ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। ऑर्थो प्रोडक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से कम मात्रा में ये मिलता है और इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हम आपको बता चुके थे, आपको एनिलाइड में बताया भी था कि जो NH2 है वो ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज हो जाता है, रिंग की तरफ कम अवेलेबल रहता है, इसलिए एनिलाइड ग्रुप की जो एक्टिवेटिंग पावर है वो NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव ही सेपरेटली बनाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स का निर्माण नहीं करता है। ये चीज़ बच्चों हो गई थी। अब हम लोगों को आज से नई स्लाइड्स के बारे में डिस्कस करना है और उस स्लाइड्स का नाम है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। बच्चों आप सभी लोगों को पता है नाइट्रेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन कर दें, एनिलीन का हम क्या कर दें, नाइट्रेशन कर दें। नाइट्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम रिएक्शन करा दें किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर हम ये नाइट्रेशन करा देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हम लोगों को ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन मिलना चाहिए और हमको मिलना चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन, ऐसा मिलना चाहिए। मगर हम क्या देखते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि पैरा नाइट्रो एनिलीन तो मिलती है, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बहुत कम मात्रा में मिलती है, लगभग मात्र 2% मिलती है। मेटा नाइट्रो एनिलीन बनने की कोई संभावना यहाँ तो नहीं दिख रही है, मगर यहाँ जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है वो भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 47% के आसपास देखने के लिए मिलती है, 47%, और ये लगभग 51%। तो इतना परसेंटेज आप देखते हो, तो ऑर्थो कम मिल रही है, पैरा ज़्यादा मिल रही है। इसका तो क्लैरिफिकेशन शायद स्टेरिक हिंड्रेंस से निकल भी आएगा मगर ऑर्थो और पैरा के अलावा मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल रहा है और वो भी 47%। ये चीज़ बड़े आश्चर्यजनक तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। इससे पिछले वाले में भी देखा था आपने, ब्रोमिनेशन जब कराया था तो ब्रोमिनेशन में जो ब्रोमो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर आ रहा था, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ साथ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल नेचर को दिखाता है। तो यहाँ पर भी ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन बनना चाहिए, मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बन जाता है? तो उसका बड़ा अच्छा रीज़न आपको दिया जाता है कि जो एनिलीन है अगर इस एनिलीन की रिएक्शन हम H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो जो H2SO4 है वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है, और जब एसिड H+ फर्निश करेगा तो एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से समझना, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट टाइप का बनेगा, एनिलीनियम आयन आपको मिलेगा, और ये जो आयन बना है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मींस जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर जाएगा,
मेटा पोजीशन पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो एनिलीन का नाइट्रेशन कराने पर नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होता तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव आपको मिलते, मगर हमने क्या देखा कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव के साथ साथ ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव के साथ साथ आपको मेटा डेरिवेटिव भी मिल गया। और मेटा डेरिवेटिव तभी बनेगा, तभी मिलेगा जब हमारा एनिलीनियम आयन बनेगा, और एनिलीनियम आयन बनने की वजह से जो मेटा डायरेक्शनल नेचर है उसकी वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो बच्चों, हमें लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हम एनिलीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखो आपने पैरा नाइट्रो एनिलीन 51%, मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ऑलमोस्ट 2% हम लोगों को मिलती है। इसका जब हमने रीज़न जानने की कोशिश करी तो आपको दिख गया कि एनिलीन ने एसिड से मिलने वाले H+ के साथ कंबाइन किया और एनिलीनियम आयन बनाया, जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी था। और इसी वजह से जब हमने इसका नाइट्रेशन कराया तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन मिला, जिसको दोबारा से एसिडिफाई करने पर हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है, क्लियर कर दी है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप चाहते हो, अब आप चाहते हो कि हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन ही मिले, मेटा नहीं मिले, तो फिर से वही करना पड़ेगा आपको। NH2 ग्रुप को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो एनिलीन है उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। उससे क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने से क्या होगा? एनिलाइड बनेगा। और एनिलाइड बनने से फिर जब हम दोबारा से नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलाइड और पैरा नाइट्रो एनिलाइड बनेगा। और फिर जब उसको रीएसिडिफाई करा देंगे तो हम लोग उसमें से ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन को सेपरेट कर सकते हैं। देख सकते हो ये एनिलीन है, ये इसका एसाइलेशन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड से pyridine की प्रेजेंस में, ये हमारा एसिटेनिलाइड बन गया। एसिटेनिलाइड का हमने नाइट्रेशन कराया तो ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन गया। पैरा ज़्यादा मात्रा में बना क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस कम है, और ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड कम मात्रा में बना क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है। अब जो आपका एनिलाइड बना है, अगर उसको हम एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये एनिलाइड दोबारा से NH2 में रिगेन हो जाएगा और आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन कम मात्रा में बनेगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आप क्या बनाना चाहते हो और किस तरीके के प्रोडक्ट को चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देते हो तो पैरा मेटा ज़्यादा बनते हैं, ऑर्थो नहीं बनता है। मेटा बनने का रीज़न एनिलीनियम आयन का बनना है, जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेटा ना बने तो आपको NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं pyridine की प्रेजेंस में, जो कि एसाइलेशन कहलाता है। और एसाइलेशन के बाद हम NH2 ग्रुप को एनालाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से जो एनिलाइड ग्रुप होता है वो लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है एज कंपेरिजन टू NH2। और इसकी वजह से जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलाइड और पैरा नाइट्रो एनिलाइड बनता है, जिसमें पैरा नाइट्रो एनिलाइड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलाइड कम मात्रा में हमको मिलता है, जिसको हम एसिडिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। अब देखो बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सल्फोनेशन पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग एनिलीन का सल्फोनेशन पढ़ने वाले हैं। तो एनिलीन एक बेस है, H2SO4 जिसकी हम रिएक्शन कराते हैं सल्फोनेशन में, वो एक एसिड है। एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट को अगर हम हीट कर दें तो जाकर के जो सल्फोनिल ग्रुप होता है वो रीअरेंज होकर के पैरा पोजीशंस पर स्विच कर जाता है और इस तरह से हम लोगों को पैरा सल्फेनिलिक एसिड हम लोगों को मिल जाता है। और सल्फेनिलिक एसिड बनाने का ये प्रोसेस है
ये बहुत पूछा जाता है कि एनिलीन से सल्फेनिलिक एसिड कैसे बनता है। तो एनिलीन का सल्फोनेशन कराओगे तो सल्फेनिलिक एसिड नहीं बनेगा, हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। उस सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे तब जाकर के वो रीअरेंज हो जाएगा और सल्फेनिलिक एसिड मिल जाएगा। तो देखो समरी क्या है, एनिलीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, आपको एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट एक सॉल्ट मिलेगा एसिड बेस रिएक्शन से, और इस सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे तब ये रीअरेंज हो जाएगा और सल्फेनिलिक एसिड हमको मिल जाएगा। रिएक्शन आप देख सकते हो, ये एनिलीन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई है, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बना है जो कि आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको अगर हम गर्म करके हीट कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जो SO3H ग्रुप है ये अपनी पोजीशंस को छोड़ करके कहाँ आएगा, पैरा पोजीशंस पर, दैट इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपकी होती हुई हमें दिखेगी और हमें पैरा सल्फेनिलिक एसिड मिल जाएगा। ये सल्फोनेशन प्रोडक्ट का सल्फोनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है ज्विटर आयन। बच्चों ज्विटर आयन आप लोगों ने प्रोटीन्स वगैरह में पढ़ा होगा, एमिनो एसिड्स वगैरह में पढ़ा होगा। ज्विटर आयन यहाँ भी देख सकते हो। ज्विटर आयन का मतलब एक ऐसा आयन जिसमें प्लस माइनस दोनों एक साथ मौजूद हों, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो देखो ये जो सल्फेनिलिक एसिड है, एक्चुअली इसमें ये जो SO3H वाला पार्ट है ये एसिडिक पार्ट है और NH2 वाला पार्ट है ये बेसिक पार्ट है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके H देगा और ये H लेगा, तो इस तरह से एक प्लस और एक माइनस, एक ऐसा मॉलिक्यूल डेवलप होगा जिसमें प्लस माइनस दोनों तरह के आयन एक साथ मिलेंगे और इसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन। तो ऐसा आयन जिसमें प्लस माइनस एक साथ मौजूद हो उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। और लिखा भी है द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन सिंगल मॉलिक्यूल सच दैट मॉलिक्यूल इज ओवरऑल न्यूट्रल। जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। और यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। लास्ट रिएक्शन है एनिलीन की। देखो एनिलीन का हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा, एनिलीन का हमने नाइट्रेशन पढ़ा, एनिलीन का हमने सल्फोनेशन पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों पहले तो स्टेटमेंट याद रखो, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, आपने बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा, आपने क्लोरोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा, और फिर आगे चल करके आपने फिनॉल, एनिसॉल, इन सब में भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देखा। यहाँ पर आप फिर से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पढ़ रहे हो। यहाँ याद रखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, हमारा जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट लेना होता है, जो कि हम लेते हैं लुईस एसिड, जो कि होता है एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 या फिर अदर लुईस एसिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लुईस एसिड को जब हम इस्तेमाल करते हैं और एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने की हम जब कोशिश करते हैं, तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप पर लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर होता है, वो लुईस एसिड के साथ कंबाइन कर लेती है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो सॉल्ट होता है ये फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को होने से रोकता है। इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करती है। जो भी मैंने बोला है स्लाइड्स में देख सकते हैं आप, लिखा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नीदर एल्काइलेशन नॉर एसाइलेशन। क्यों होता है उसके लिए थोड़ा सा समझो। लुईस एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से? एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब लिखा है NH2 ग्रुप गेट्स कोऑर्डिनेट विथ लुईस एसिड। अगर हम इनका यूज़ करते हैं जो कि एसिड है, और NH2 ग्रुप जो एनिलीन में होता है वो बेसिक होता है, और NH2 ग्रुप गेट्स कोऑर्डिनेट विद लुईस एसिड एंड सॉल्ट फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड एनिलीन। एनिलीन और लुईस एसिड की रिएक्शन होने लगती है और सॉल्ट बन जाता है अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो। देखो आगे, ये एनिलीन है,
इसकी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट कराने के लिए हम जैसे ही कैटलिस्ट डालते हैं तो ये कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और सॉल्ट बन जाता है। और सॉल्ट बनने की वजह से एक तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है और यहाँ पर हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। ये आपका रीज़न है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ओवरऑल हमारी जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग एनिलीन को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कि हमारा एमीन सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एमीन सेक्शन पूरी तरह कंप्लीट होने का मतलब आपने एलिफेटिक एमीन भी पूरा पढ़ लिया, एरोमेटिक एमीन भी पूरा पढ़ लिया, और जितनी भी एमीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, सारी प्रॉपर्टीज़ आपने डिटेल से स्टडी करी। और हमें नहीं लगता है कि अब ऐसा कोई भी सेगमेंट होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसको हम शॉर्ट में BDS कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसमें बहुत सारे सॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का नाम तो सुना ही होगा। तो हमें इन्हीं की स्टडी करनी है, मतलब डाइएजोनियम कंपाउंड्स को हमें स्टडी करना है। तो आइए डाइएजोनियम कंपाउंड्स को इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और जितनी रिएक्शंस हैं, मैं सारी रिएक्शंस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और बच्चों जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सभी की सभी हमने कवर करी। पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आप पे नहीं होगा। थ्योरी डिस्कस हमने पूरी कर दी है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, करिए। जो नहीं आता है पूछिए। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। डाइएजोनियम सॉल्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट को बनाते कैसे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और डाइएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और डाइएजोनियम सॉल्ट का हमारा सिंथेसिस में क्या इस्तेमाल होता है, क्यों डाइएजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले इंट्रोडक्शन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, देन प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड एट लास्ट इंपॉर्टेंस इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या इनका सिंथेसिस में इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे और इन सबको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, G मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, एक होगा N2 और साथ में होगा X भी कुछ भी हो सकता है। अब इस G का मतलब एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल का मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, और एरिल भी हो सकता है। एरिल का मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो देखो एल्किल और एरिल ग्रुप G की जगह लगा होगा। तो इसका उदाहरण कौन सा है, मिथाइल, इथाइल या फिर फेनिल, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप लगा होगा तो ये एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप लगा हुआ है। इस N2 को पढ़ते हैं डाइएजोनियम ग्रुप। इसी ग्रुप के लिए, इसी ग्रुप की वजह से जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट्स। तो डाइएजोनियम सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला है वो GN2 + X- होगा। अगर कोई पूछे ये G क्या है, तो G का मतलब एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। N2 क्या है, तो बोलोगे यही कहलाता है डाइएजोनियम ग्रुप। और X की अगर हम बात करें तो ये X एक N आयन है, और N आयन कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, हाइड्रोजन सल्फेट और टेट्रा क्लोरो ब्रोमेट आयन भी आपका यहाँ लिया जा सकता है। इतने सारे N आयन हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप भी कुछ भी हो सकता है। और एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला अब आपने क्या सीखा, GN2 + X-। G क्या है, एल्किल एरिल ग्रुप, N2 क्या है, डाइएजोनियम ग्रुप, और X क्या है, N आयन, और N आयन में क्लोरो, ब्रोमो या फिर हाइड्रोजन सल्फेट या नाइट्रो, इस तरह के कंपाउंड्स N आयन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम फर्दर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अभी जो हमने बताया कि जो हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट्स होते हैं उसमें 3 हिस्से होते हैं।
एक डाइएजोनियम ग्रुप होता है, एक एनायन होता है और एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो नॉमेनक्लेचर में अभी जस्ट हमने पहले बात करी कि हमारा जो डाइएजोनियम सॉल्ट है उसमें 3 पार्ट हैं। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, फिर वो चाहे एल्किल हो चाहे एरिल हो, ये डाइएजोनियम वाला पार्ट है और ये एनाइन वाला पार्ट है। 3 पार्ट मौजूद है। अगर हमें तीनों के नाम आते हैं तो हम इनके नॉमेनक्लेचर को आराम से सीख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर हमें सीखना है कि आखिर उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन लोगे कि जो जो डाइएजोनियम सॉल्ट है, उस डाइएजोनियम सॉल्ट में 3 हिस्से मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हिस्सा बीच वाला जिसमें N2 रहता है उसको बोलते हैं डाइएजोनियम ग्रुप। उससे पहले वाला हिस्सा जो कि कहलाता है एल्किल या एरिल ग्रुप, और बाद वाला हिस्सा जो कि कहलाता है एनायन। अब एनायन कौन सा है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कौन सा है, और इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखो, नाम लिखना बड़ा सरल है। आप पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखो। आप बताओ इसका नाम क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन ही तो है, बेंजीन। और इसको बोलते हैं डाइएजोनियम, और लास्ट में Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमने कहा इसका नाम लिखो, तो आप बोलोगे इसका नाम है बेंजीन, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? चलो और नाम देख लेते हैं। अब जो डाइएजोनियम सॉल्ट के नाम जब हमने लिखना सीख गए, तो डाइएजोनियम सॉल्ट को अब हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कैसे बांट लेते हैं भाई? डाइएजोनियम में N2 तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही रहेगा। एनायन कोई भी हो सकता है, चाहे वो Cl- हो, चाहे वो Br- हो, या फिर वो HSO4 हो। एनायन कोई भी हो सकता है, एनायन के लिए कोई बंदिशें नहीं है। मगर जो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप है, उसको आधार मान करके हम डाइएजोनियम सॉल्ट्स को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है, अगर हमारा G ग्रुप एलिफेटिक है तो उसको बोलते हैं एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट, और अगर हमारा जो G ग्रुप है वो एरोमेटिक है तो उसको बोलते हैं एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो आपने देखा कि जो हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट है जिसका जनरल फॉर्मूला GN2X- है, इसमें ये जो G है, अगर ये G ग्रुप कैसा है? एलिफेटिक, तो नाम हो गया एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। और यदि G आपका है एरोमेटिक, मीन्स बेंजीन रिंग टाइप की अगर इसमें आ गई है, तो ये हो गया एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको क्लासीफाई करना इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये जो एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। और ये जो एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट हैं, ये भी अनस्टेबल है, मगर ये कोल्ड कंडीशन में, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें तो इनमें स्टेबिलिटी होती है, और कोल्ड कंडीशन में ये बन जाते हैं या बनते हैं। और ये चूंकि इंटरमीडिएटरी कंपाउंड हैं, बीच में बनते हैं रिएक्शंस के, और बहुत अच्छा ये एक इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट की हेल्प से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले आपको जानना चाहिए कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट है उसमें जो G है, उस G के बेस पर, उस G के टाइप से हम डाइएजोनियम सॉल्ट्स को 2 भागों में बांटते हैं। एक एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट और दूसरा है एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स में G की वैल्यू मेथिल एथिल प्रोपेल इस तरह से होगी, और अगर हम G की वैल्यू बेंजीन रिंग टाइप की रखें तो उसको हम बोलेंगे एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से 2 तरह के हमने क्लासिफिकेशन उसको कर दिया। अब क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हो, एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट में G में हमने एलिफेटिक रखा, और देखो नाम है इसका एथिल, इसको देखो एथिल पढ़ेंगे, एथिल डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है इसका नाम है एथिल डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है। और अगर हम G की जगह एरोमेटिक रखेंगे, हमने मान लो बेंजीन रिंग रख दी, तो उसको बोलेंगे फेनिल डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। और लिखा है स्टेबल एट लो टेम्परेचर, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कोई पूछे कि भाई एलिफेटिक वाला अनस्टेबल है, एरोमेटिक वाला जो एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल क्यों होता है, तो आपको आंसर देना होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से
ये थोड़ा स्टेबिलिटी लेकर के आता है। क्या स्टेबिलिटी आती है उसको आप देखो, ये हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन होगा इस तरह से। तो आप देखोगे जब इसका रिजोनेंस बनेगा, जब इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो ये जो नाइट्रोजन है और ये जो कार्बन है, इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अब वहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। कौन सा कैरेक्टर आएगा? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए बॉन्ड टूटता नहीं है और इसलिए इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो स्टेबल होता है। कोई पूछे क्यों होता है, तो लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एट लो टेम्परेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे बनेंगे वो हमने बना करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम आयन जो है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखाया है, आप देख सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो सिंगल बॉन्ड है, अब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? देखो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। देखो कैसा कैरेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना, तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, आसानी से नहीं टूटता है और इसी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। देखो भी लिखा भी है, सिंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर is present between carbon and nitrogen in benzene diazonium cation, hence removal of nitrogen is difficult। इसलिए ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है, नाइट्रोजन निकल नहीं पाता है और एरोमेटिक या कहें तो एरीन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं और उनमें स्टेबिलिटी आती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वैसे तो अगर हम देखें तो कोई भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है। आपने अभी हाल देखा है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हैं वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होते हैं, कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होते हैं। मगर एक बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है जो रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है और इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये BF4 लिखा होगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोबोरेट। तो इसको बोलते हैं, ये वो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, 4 चॉइस दे करके पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोनियम सॉल्ट्स इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहने वाला एकमात्र डाइएजोनियम सॉल्ट ये है जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। लिखा भी है डाइएजोनियम सॉल्ट विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है वो ये है। बाकी सारे डाइएजोनियम सॉल्ट कोल्ड कंडीशन में ही स्टेबल होते हैं और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब देखते हैं हम डाइएजोनियम सॉल्ट्स को बनाते कैसे हैं। बच्चों बनाने का बड़ा सीधा सीधा मेथड है, आप इसको सीख जाओ, इसको बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको। हम शुरुआत करते हैं एनिलीन से, हम शुरुआत करते हैं एनिलीन से और एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? NaNO2 प्लस HCl से। इसका टेम्परेचर हम लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या कहें तो 273 to 278 केल्विन, ये टेम्परेचर लेते हैं। मतलब कोल्ड कंडीशन में हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl से, या कभी कभी इनडायरेक्ट वे में लिखा रहता है हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, ऐसे भी कह सकते हो। क्योंकि नाइट्रस एसिड बना बनाया होता नहीं है, इसको In-situ प्रिपेयर करते हैं, इसलिए NaNO2 और HCl के साथ जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं उस सेंस में हम देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाता है और इस तरीके से हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोनियम क्लोराइड का बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डाइएजोटाइजेशन। तो देखो लिखा भी है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हम लोग लेते हैं, ये अमाइंस प्राइमरी होना चाहिए और साथ में एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं किससे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 78 केल्विन,
पर रिएक्ट कराते हैं किससे, NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आप बोलोगे एनिलीन को डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं, या कहें तो इनडायरेक्ट वे में हम HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें डाइएजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अब देखो इसी की रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, ये हमारे पास एनिलीन है। इस एनिलीन की रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर कराई किससे है, NaNO2 और HCl से। तो जाकर के हमें क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल गया, जिसको हमने शॉर्ट में BDC लिखा है। BDC का पूरा नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में लिखते हैं BDC। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। साइड प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है, NaCl, और साथ में क्या मिलता है, H2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर हम बात करें, प्रिपरेशन हमारे पास हो गई, अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास टोटल 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी पड़ती हैं। एक है कलर, दूसरी होती है फिजिकल स्टेट, और तीसरी होती है सॉल्युबिलिटी। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कलर, फिजिकल स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी। तो देखो एक एक तरफ से अगर हम बात करें तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज कलरलेस, ये कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। कलर हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये इनकी फिजिकल स्टेट है। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो BDC इज सॉल्युबल इन वाटर। जनरली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, मगर अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम आपने सीखा था बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये बच्चों याद रखना है, पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोनियम सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और चॉइस ये रहती है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, बाकी जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये आपके पास फिजिकल उसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ BDC कैन बी सब्स्टिट्यूट। देखो आप लोगों को बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट की। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि ये कलरलेस होते हैं, हमने देखा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और हमने ये भी देखा कि ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है वो हमारा सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम 2 तरह की रिएक्शंस को देखने वाले हैं। हम एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें N2 ग्रुप अलग हो जाता है। जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में जो N2 ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइएजो ग्रुप, वो अलग हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो रिमूव जिसमें होता है वो प्रॉपर्टीज़ हम एक तरफ पढ़ेंगे, और जिसमें रिमूव नहीं होता है वो प्रॉपर्टीज़ हम दूसरी तरफ पढ़ेंगे। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम 2 भाग में बांटेंगे। देखो लिखा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ BDS कैन बी स्टडीड एज, 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। नंबर 1 में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। डाइएजो ग्रुप हट जाएगा, डाइएजो ग्रुप हट जाएगा, उसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा। तो डाइएजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो वो एक कैटेगरी की रिएक्शन है। और दूसरी कैटेगरी में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, मतलब दूसरे में डाइएजो ग्रुप हटेगा नहीं, वो जहां है वहीं रहेगा। तो हमारी जो BDS है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, या कहें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड स्पेशली हमें पढ़ना होता है। तो जो BDS है या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने 2 भागों में बांटा। एक प्रॉपर्टीज़ हमने वो रखी जिसमें डाइएजो ग्रुप हट जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमने वो डिस्कस करनी है जिसमें डाइएजो ग्रुप अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रहता है। इन प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो आइए एक एक करके फटाफट देखते हैं। देखो ये जो डाइएजो ग्रुप है ये होता है बेस्ट लीविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया जल्दी से हटने वाला ग्रुप होता है, और ये आसानी से हट जाता है। अगर ये ग्रुप हटेगा, जगह खाली होगी, इस जगह खाली होने की वजह से कोई नए ग्रुप आकर के इससे जुड़ सकते हैं। तो
इस ग्रुप को हटाकर नया ग्रुप जो आता है वो नया ग्रुप क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, साइनो हो सकता है, ये कोई भी ग्रुप आ सकते हैं किसकी जगह पर, N2 ग्रुप की वजह से। तो लिखा है सब्सटीट्यूटेड बाई, मतलब ये जो बेटर लिविंग ग्रुप है, डाइएजो ग्रुप जो कि एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये सब्सटीट्यूटेड बाई Cl ग्रुप, Br ग्रुप, I ग्रुप, Cn ग्रुप, मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो से सब्सटीट्यूट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, और इस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और Cl, Br, I, साइनो ये ग्रुप उसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब सब्सटीट्यूट जो करते हैं उसके बेस पर हम रिएक्शंस को दो पार्ट्स में देखते हैं। एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी सेंडमायर रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन पढ़ी होगी गैटरमैन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो देखो एक तरफ से सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप जो होता है, मतलब जो N2 ग्रुप हट जाता है उसकी जगह पर डिस्प्लेसमेंट करने वाला ग्रुप कौन है, क्लोरो और ब्रोमो अगर है और साइनो ग्रुप है, तब हम इन रिएक्शंस को क्या पढ़ेंगे, सेंडमायर में पढ़ेंगे और गैटरमैन में पढ़ेंगे। और अगर ग्रुप में अगर हमें N2 हटा करके I लगाना है तो उसको ऐसा कोई नाम नहीं है। फ्लोरो ग्रुप लगाना है तो बाल्ज सीमेन रिएक्शन होती है, H और OH भी लगा सकते हो और NO2 भी लगा सकते हो, इनका नाम नहीं है। स्पेशली इस रिएक्शन का एक नाम होता है जिसको हम बाल्ज सीमेन रिएक्शन कहते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं बच्चों, ओवरऑल डिसीजन समझना। ये हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, मान लिया क्लोराइड है। अब इसकी जगह पर हम चाहें तो N2 ग्रुप हटाकर Cl लगा सकते हैं इस तरह से। आप N2 ग्रुप हटाकर Br2 लगा सकते हो। ये मतलब आप क्लोरो बेंजीन बना सकते हो, ब्रोमो बेंजीन बना सकते हो, साइनो बेंजीन बना सकते हो। क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन और साइनो बेंजीन बनाने की जो प्रोसेस होती है, मतलब N2 ग्रुप हटाकर Cl, Br और Cn ग्रुप को जोड़ने की जो प्रोसेस है, किसको जोड़ रहे हैं, Cl को जोड़ रहे हैं, Br को जोड़ रहे हैं या फिर Cn को जोड़ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बांटते हैं दो भागों में, सेंडमायर रिएक्शन में और गैटरमैन रिएक्शन में। सेंडमायर और गैटरमैन में क्या अंतर है अभी बताते हैं। सेंडमायर और गैटरमैन में किसका यूज करना चाहिए अभी बताते हैं। बट आप डिसीजन पे क्या पहुंचे कि अगर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में N2 ग्रुप को हटाना है, उसकी जगह पर Cl, Br या Cn ग्रुप लगाना है, तो आप या तो सेंडमायर रिएक्शन का यूज करो या फिर आप गैटरमैन रिएक्शन का यूज करो। दोनों में से ही N2 ग्रुप हटता है और Cl, Br या साइनो ग्रुप आ जाता है। आप चाहते तो N2 ग्रुप हटाकर आयोडो ग्रुप भी लगा सकते थे, वो एक अलग रिएक्शन है। आप चाहते तो N2 ग्रुप लगाकर फ्लोरीन भी लगा सकते थे। आप चाहते तो N2 ग्रुप हटाकर हाइड्रोजन भी लगा सकते हो। आप चाहते तो N2 ग्रुप हटा करके OH ग्रुप भी लगा सकते हो। आप चाहते तो N2 ग्रुप लगा करके NO2 भी लगा सकते हो। मीन्स यहाँ क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, साइनो बेंजीन बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा, फ्लोरो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। तो इतने सारे कंपाउंड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एक बढ़िया सा सॉल्ट है जिससे जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का निर्माण करता है और इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। अब आपको इतनी रिएक्शंस पढ़नी है, पहले पढ़ेंगे सेंडमेयर रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे गैटरमैन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे कि कौन बेटर है, क्यों बेटर है, उसके बाद फिर आयोडो ग्रुप का रिप्लेसमेंट देखेंगे, आयोडो ग्रुप से रिप्लेसमेंट देखेंगे, फिर फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर बेंजीन, फिर फिनॉल और फिर नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। और इतना पढ़ने के बाद हमारी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी और सिंथेसिस के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो आई थिंक इतना पढ़ने के लिए बकाया है, फटाफट देखते हैं और सीखते हैं। फटाफट पढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंडमेयर रिएक्शंस की। बच्चों सेंडमेयर रिएक्शंस में आपको क्या याद रखना है, हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं
किसके साथ, HCl के साथ या HBr के साथ या KCN के साथ, और प्रेजेंस लेते हैं किसकी, क्यूप्रस सॉल्ट की। क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है, क्यूप्रस ब्रोमाइड हो सकता है, क्यूप्रस साइनाइड हो सकता है, मतलब कॉपर का ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 1। तो आपको याद रखना है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी है, HCl से, HBr से या फिर HCN KCN से, और किसकी प्रेजेंस लेनी है, कॉपर के सॉल्ट की प्रेजेंस लेनी है। स्पेशली कॉपर का क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर कॉपर का साइनाइड लेते हैं, और स्पेशली ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 1। तो जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो वहाँ N2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है क्लोरो, ब्रोमो या साइनो ग्रुप से, और हमको क्लोरोबेंजीन मिलती हुई दिखती है, ब्रोमोबेंजीन मिलती हुई दिखती है, या फिर साइनोबेंजीन मिलती हुई दिखती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, और डिटेल में हम इस रिएक्शन को समझते हैं। देखो आप, ये हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन, साथ में कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन। यहाँ देखो, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास फिर से है। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr से, प्रेजेंस ले रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड की, और हमको क्या मिल रहा है, ब्रोमोबेंजीन। तो देखो, ये क्लोरोबेंजीन बनाया हमने, यहाँ हमने ब्रोमोबेंजीन बनाया, और इस रिएक्शन को हम लोग वही कह रहे हैं सेंड मेयर रिएक्शन। ये भी है सेंड मेयर रिएक्शन, ये भी है। मतलब सेंड मेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं HCl Cu2 Cl2 के साथ रिएक्शन करा के, और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा के, किससे, HBr और Cu2Br2 से। आप सेंड मेयर रिएक्शन में साइनोबेंजीन भी बना सकते हो। देखो, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, पोटेशियम साइनाइड से इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, क्यूप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में। अगर हम KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को साइनोबेंजीन मिल जाएगी या बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा। इस प्रोसेस को भी हम सेंड मेयर रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब सेंड मेयर रिएक्शंस के बाद हमारी दूसरी रिएक्शन आती है गैटरमैन रिएक्शन। बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन में रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है। हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या सॉल्ट लेंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे किससे, HCl से, HBr से। ठीक है, उससे HCl से या HBr से रिएक्शन कराएंगे, मगर वहाँ हम कॉपर का सॉल्ट Cu2 Cl2 या Cu2Br2 नहीं लेते हैं, बल्कि वहाँ पर कॉपर पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को हम बदलते हैं क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में, और किसको लेकर, कॉपर पाउडर को लेकर के। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। बच्चों देखना, वहाँ पर भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और इवन साइनोबेंजीन में बदल रहा था, मगर वहाँ पर कैटलिस्ट क्या ले रहे थे, Cu2 Cl2 या फिर Cu2Br2 या फिर CuCN। मगर यहाँ पर हम लोग केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट ले रहे हैं या रिएजेंट ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, कॉपर पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं। कॉपर पाउडर के फॉर्म में लेने के बाद अगर हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं HCl और HBr के साथ रिएक्शन करा के, तब इस रिएक्शन को हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में उत्पादन, प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, यील्ड कम मिलती है, और सेंड मेयर रिएक्शन में यील्ड ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम लोग, अगर चॉइस हो कि आपको गैटरमैन और सेंड मेयर में से कोई एक चूज़ करनी है, तो हम सेंड मेयर चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यील्ड ज़्यादा मिलती है, इसलिए सेंड मेयर रिएक्शन बेटर रिएक्शन होती है। तो देखो आप, यहाँ पर आपने देखा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हमारे पास है, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर हम HBr के साथ रिएक्शन कराएं ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, गैटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें नाइट्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाएगी, और साथ में CuX भी बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। इससे केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन मिलती है, साइनोबेंजीन इससे नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि सेंड मेयर और गैटरमैन में कौन बेटर है, तो लिखा है सेंड मेयर रिएक्शन इज प्रिफर्ड ओवर गैटरमैन रिएक्शन। सेंड मेयर को हम प्रिफर करते हैं गैटरमैन के कंपैरिजन में। क्यों, तो लिखा है ड्यू टू बेटर यील्ड, इसमें ज़्यादा यील्ड मिलती है,
इन केस ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में बेटर यील्ड मिलती है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में आपकी प्रोडक्शन मिलता है, इसलिए हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आयोडीनेशन। भाई देखो, हमने क्लोरोबेंजीन तो बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया, साइनोबेंजीन भी बना लिया। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या हम सैंडमेयर रिएक्शन से या क्या हम गैटरमैन रिएक्शन से आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं बना सकते। गैटरमैन रिएक्शन हो या फिर सैंडमेयर रिएक्शन हो, ये आयोडोबेंजीन बनाने में हेल्प नहीं करती, या इससे आयोडोबेंजीन नहीं बनता, इवन फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बनता। तो क्या हम आयोडोबेंजीन नहीं बना पाते हैं? क्या हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमारे लिए और भी बढ़िया मेथड है। हम लोगों को बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट लेना है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट लेना है और उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा देनी है। पोटेशियम आयोडाइड से करा देनी है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हम लोगों को आयोडोबेंजीन मिल जाता है। आयोडोबेंजीन बनाने की ये एक स्पेशल मेथड है। इसका एज सच कोई नाम नहीं है कि कोई नेम रिएक्शन हो, ये आयोडोबेंजीन बनाने का एक मेथड है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग डायरेक्टली। बेंजीन रिंग में अगर हम सोचें कि आयोडोबेंजीन को जल्दी से बना लें तो ये बनती नहीं है, क्योंकि इसको इंसर्ट करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। बट व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ KI, आयोडोबेंजीन इज फॉर्म। मगर जब हम उसको KI के साथ ट्रीट कराते हैं तब जाकर के हमें क्या मिल जाती है? आयोडोबेंजीन का निर्माण होता हुआ दिखता है, और इस तरह से हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन में ये हमारे पास है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने कराई पोटेशियम आयोडाइड से। अब देखो क्या मिल गया? आयोडोबेंजीन मिल गया, और साथ में नाइट्रोजन गैस और KCl निकल गया। ये आयोडोबेंजीन बनाने की मेथड है। एज सच इस रिएक्शन का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम चाहें कि फ्लोरोबेंजीन आ जाए, मतलब फ्लोरोबेंजीन बन जाए, और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम सोचें कि क्या हम सैंडमेयर रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या हम सोचें कि क्या हम गैटरमैन रिएक्शन का यूज़ करके फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, या क्या हम KF का यूज़ करके फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, तो तीनों मेथड से आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हो। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक यूनिक मेथड है जिसको हम बोलते हैं बाल्ज़-सीमन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, बहुत पूछी गई है JEE नीट में, तो बच्चों इसको स्पेशली याद रखना कि फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो मेथड होता है उस मेथड को बिल्कुल एज इट इज़ याद कर जाना, क्योंकि ये बहुत पूछा गया मेथड है। कि हम लोग सबसे पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लेते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लेने के बाद हम लोग उसकी रिएक्शन कराते हैं HBF4 से, जिसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से शुरुआत करते हैं, रिएक्शन कराते हैं HBF4 से, जिसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, और इस रिएक्शन से हम लोगों को मिलता है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। वही बेंजीन डाइज़ोनियम, बेंजीन डाइज़ोनियम, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ये मिलता है। बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। इस सॉलिड को हम हीट कर देते हैं, और हीट करने से इसमें नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, और हम लोगों को फ्लोरोबेंजीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बाल्ज़-सीमन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। रिएक्शन इज नोन एज बाल्ज़-सीमन रिएक्शन, और इससे हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने की ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड का क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। सबसे पहले हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं HBF4 से, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तब हम लोगों को मिलेगा बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। इसको छान लीजिए और इसको तब तक हीट कीजिए जब तक कि ये डिकम्पोज होकर के फ्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन ना कर दे, तब तक इसको हम हीट करते हैं, और इस तरह से हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाल्ज़-सीमन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अच्छे से याद करिएगा इसे। देखो डिटेल रिएक्शन आपके सामने है। ये हमारे पास है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट या क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से HBF4 से। इस रिएक्शन में हम लोगों को मिलता है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट,
और इसको जब हम हीट कर देते हैं तब हमको एट लास्ट मिल जाती है फ्लोरोबेंजीन। और फ्लोरोबेंजीन बनाने की इस प्रोसेस को बोलते हैं बाल्द-सीमन रिएक्शन। डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेट आइसोलेट ड्राइड एंड हीटेड अंटिल डिकम्पोजिशन अकर्स। तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ये डिकम्पोज ना हो जाए और हमको फ्लोरोबेंजीन ना मिल जाए। इस रिएक्शन को बाल्द-सीमन रिएक्शन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप बच्चों अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत पूछी गई रिएक्शन है और फिर से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने क्या क्या चीज़ें बना ली। हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बना लिया, हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बना लिया, हमने साइनोबेंजीन बना लिया, हमने KI के साथ रिएक्शन करके आयोडोबेंजीन बना लिया, हमने बाल्द-सीमन रिएक्शन लगा करके फ्लोरोबेंजीन बना लिया। अब हम चाहते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हट जाए, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाए। दैट मीन्स हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना चाहते हैं। और बेंजीन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम इसका रिडक्शन करें और हाइपोफॉस्फोरस एसिड से H3PO2 से इसका रिडक्शन करें, या फिर हम एथिल अल्कोहल के साथ इसका रिडक्शन करें। दोनों ही तरीके से जब हम रिडक्शन करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है, या कहें तो रिड्यूस हो जाता है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने की प्रोसेस में हमें रिडक्शन यूज़ करना होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम बात करें तो दो रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। H3PO2 का भी यूज़ कर सकते हो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसके अलावा इससे इतर भी आप एथिल अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपका रिडक्शन होता हुआ दिख जाएगा। तो बच्चों ओवरऑल प्रोसेस क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हो। हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का डाइएजो ग्रुप क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। और किसके द्वारा डिस्प्लेस करना है, हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस करना है। तो जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। और फिलहाल जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो या तो हमारे पास है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको हम फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है H3PO2। या तो आप इसका इस्तेमाल करो या फिर इथेनॉल का यूज़ करो। इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करोगे तो हमारा जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, बेंजीन में। और बेंजीन में कन्वर्ट करने की ये बढ़िया प्रोसेस है। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने शुरुआत करी, इसका रिडक्शन कराया किससे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, दैट इज H3PO2 से। तो H3PO2 का तो हो गया ऑक्सीडेशन और इसका इटसेल्फ हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन किस में हुआ, बेंजीन में। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन हो गया बेंजीन में जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है फॉस्फोरस एसिड। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं ये ऑक्सीडेशन है और ये वाली प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन है। ओवरऑल ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस तरह से हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब तो रिएजेंट याद रखो, H3PO2 से रिड्यूस करेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, बेंजीन। अब देखो इसमें अगर हम चाहें तो H3PO2 का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम इथेनॉल और वाटर का भी यूज़ करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, बेंजीन में। तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। तो इस मेथड से भी आप डाइएजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन से करा सकते हो और इस प्रोसेस में आप बेंजीन के बनते हुए को देख सकते हो। अब देखते हैं इसमें, अगर हम चाहें कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का डाइएजो ग्रुप हट जाए, उसकी जगह OH आ जाए, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो आपने डिस्प्लेसमेंट कराया क्लोरो से, ब्रोमो से, साइनो से, आयोडो से, फ्लोरो से और हाइड्रोजन से। अब हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं OH ग्रुप से। और OH ग्रुप से डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ थोड़ा सा गर्म करना है। ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस पर ही ये गर्म होकर के इसमें डाइएजो ग्रुप हट जाता है, OH ग्रुप आ जाता है और फिनॉल आपकी बन जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ गर्म करने पर हम लोगों को फिनॉल मिल जाती है
और इसमें डाइएजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट OH ग्रुप के द्वारा हो जाता है और ये भी एक रिएक्शन है। देख सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको हमने वाटर के साथ 283 मतलब लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म किया तो इसका हाइड्रोलिसिस हो गया और हम लोगों को क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो बच्चों आप बताओ आपने कितने मेथड देखे। आपने कहा सर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन Cu2 Cl2 Cu2 Br2 CuCN और KCN के साथ रिएक्शन करा के प्राप्त करते हैं तो इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अगर आप कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr का यूज करके क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाओ तो इसको बोलते हो गाटरमैन रिएक्शन। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को अगर आप Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर दो और आयोडोबेंजीन बनाओ तो इससे आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 से कराओ और HbF4 से कराने के बाद आपको बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट मिले और उसको हीट करके आप फ्लोरोबेंजीन बनाओ तो इससे फ्लोरोबेंजीन भी बन सकती है। इस रिएक्शन को हम बाल्ज-सीमन रिएक्शन भी कहते हैं। आप चाहते तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिड्यूस कर सकते हो या एथिल अल्कोहल और वाटर के साथ रिड्यूस कर सकते हो तो आपको बेंजीन मिलेगा। और अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को केवल वाटर के साथ हल्का सा भी गर्म किया तो आप देखोगे कि वहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और आपकी फिनॉल मिल जाती है। तो ये सारी रिएक्शंस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं और सबकी सब रिएक्शंस पूछी गई रिएक्शंस हैं। आप देख सकते हो कि आप चाहो तो N2 ग्रुप को हटाकर NO2 ग्रुप भी ला सकते हो और N2 ग्रुप को NO2 ग्रुप में बदलने के लिए थोड़ी सी रिएक्शंस में हमें एक स्पेशल डाइएजोनियम सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर हम NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। एज सच कोई नेम रिएक्शन नहीं है, ये NO2 ग्रुप के साथ डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं, NO2 ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं और ये भी एक रिएक्शन है जिससे हम नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली। आप देख सकते हो रिएक्शंस कहते हो कैसे होती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, HbF4 से रिएक्शन कराई तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट मिल गया। फिर NaNO2 और कॉपर के साथ हमने इसको हीट किया तो हमको एट लास्ट नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। तो आपने देखा कि हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के साथ साथ आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल और बेंजीन इन सब को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड है और बहुत सारे कंपाउंड्स का प्रोडक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी एक टाइप की रिएक्शन हो गई। अब हम दूसरे टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं। अभी तक जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे उन सारी रिएक्शंस में N2 ग्रुप हट रहा था और कोई नया ग्रुप आ रहा था। फिर नया ग्रुप क्लोरो हो, ब्रोमो हो, साइनो हो, आइडो हो, फ्लोरो हो, H हो या फिर OH हो या फिर NO2 हो। ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब हमारा N2 ग्रुप हटेगा नहीं, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम दूसरी रिएक्शन या दूसरे टाइप की रिएक्शंस में स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। इसमें डाइएजो ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसमें जो रिएक्शंस पढ़ी जाती है वो होती है कपलिंग रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। और कपलिंग रिएक्शन में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन दो कंपाउंड से कराते हैं, फिनॉल से कराते हैं या फिर एनिलीन से कराते हैं। फिनॉल से अगर हम कराएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो डाई मिलेगी और अगर हम एनिलीन से कराएंगे तो पैरा एमिनो डाइएजो डाई हम लोगों को मिलेगी। एक ऑरेंज कलर की होती है, एक येलो कलर की होती है और डाई के प्रोडक्शन में हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। डिटेल में देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, इसमें डाइएजो ग्रुप N2 जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिटेंशन इन डाइएजो ग्रुप की जो रिएक्शंस हैं उसमें हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, कपलिंग रिएक्शन पढ़नी है। और कपलिंग रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती हैं। अब कपलिंग रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल के साथ, एक अलग रंग की डाई मिलेगी, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। और एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो येलो कलर की डाई मिलेगी, ये कपलिंग रिएक्शन फिनॉल के साथ है और ये कपलिंग रिएक्शन एनिलीन के साथ है। लिखा भी है कपलिंग रिएक्शन कैन बी शोन बाय BDC व्हेन इट इज रिएक्ट विद फिनॉल एंड एनिलीन। तो फिनॉल के साथ
अलग कपलिंग रिएक्शन होगी, एनिलीन के साथ अलग कपलिंग रिएक्शन होगी। अलग का मतलब है अलग कंपाउंड मिलेगा और यहाँ अलग कंपाउंड मिलेगा, मगर रिएक्शन एक ही जैसे तरीके से होगी। देखो, अगर हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन हमने फिनॉल से कराई, तो हम हल्का एल्कलाइन मीडियम लेते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है, जो कि ऑरेंज कलर का डाई होता है, जो कि ऑरेंज कलर का डाई होता है। और इस प्रोसेस में H2O और Cl- ग्रुप अलग हो जाते हैं। रिएक्शंस होती किस तरह से है वो आप देखो। ये हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और ये हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई है। फिनॉल के जिस कार्बन पर OH ग्रुप रहता है उसके पैरा पोजिशंस का हाइड्रोजन यहाँ HCl के रूप में निकल जाता है और निकलने के बाद ये N2 ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाएगा और इस पदार्थ को हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। जिस कलर में ये लिखा हुआ है उसी कलर की ये डाई होती है। तो ये ब्यूटीफुल कलर इसमें डेवलप होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिक मीडियम में होती है, अल्कलाइन मीडियम में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl मिलता है और HCl एसिड है, एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिक मीडियम में हम लोग कराते हैं जब pH का मान लगभग कितना हो, 9 से 10 के बीच में हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई फिनॉल के साथ, ऑरेंज कलर की डाई बनती है, नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखें तो हमने अभी हल बताया, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का Cl और फिनॉल की पैरा पोजिशंस का H2O के रूप में निकल जाएगा, सॉरी HCl के रूप में निकल जाएगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का होता है डाई। अगर हम एनिलीन के साथ यही रिएक्शन कराएं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं। यहाँ मीडियम लेना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा और हमको मिलेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो डाई है वो मिलेगी, येलो कलर की ये डाई होती है। और इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो वो भी आप देख सकते हो। ये हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने एनिलीन से कराई है। एनिलीन में जहाँ पर NH2 ग्रुप रहता है उसके पैरा पोजिशंस का जो H है वो Cl के साथ HCl बना के निकल जाएगा और आप देखोगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलेगी और ये येलो कलर की डाई होती है। और ये रिएक्शन क्या लेना पड़ता है, एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है जिसका pH 4 से 5 होगा, तो हम लोगों को पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलेगी जो कि येलो कलर की डाई होती है। इस रिएक्शन में हमने देखा N2 ग्रुप जैसा था वैसे ही है, N2 ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ, रिटेंशन इन N2 ग्रुप हमने देखा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है और इस रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग डाई बनाने में करते हैं, कभी कभी इस रिएक्शन का उपयोग टेस्टिंग में भी करते हैं। और टेस्टिंग किसका, फिनॉल का या फिर एनिलीन का, टेस्ट करने में भी हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो, वही डाइएजोनियम का Cl आएगा और H कौन सा होगा, एमिनो ग्रुप जहाँ पर है उसके पैरा पोजिशंस का जो H है वो निकल जाएगा और हमें पैरा एमिनो एजोबेंजीन मिलेगी जो कि ऑरेंज कलर की डाई होती है। ये रिएक्शन कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आप देखा ये जो पैरा हाइड्रोक्सी हो या फिर पैरा एमिनो हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या फिर पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये डाई की तरह इस्तेमाल होती है और बाकी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने लायक हो। अब हम लोग देखते हैं इसकी सिंथेसिस की। अगर हम बात करें तो जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसकी सिंथेसिस आप सभी लोग जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, बीच में थोड़े समय के लिए बनता है। और देखो आप, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये वेरी गुड इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये बीच में बनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और अगर ये बीच में बनता है तो इस बनने की वजह से आप इसमें फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, साइनो ग्रुप, OH ग्रुप, H ग्रुप इंसर्ट कर सकते हो। मतलब इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फिनॉल बेंजीन कुछ भी बना सकते हो। तो ये सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ आपने देखी और आपने देखा कि इसको बनाते कैसे हैं। तो एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, देखो इससे कितने सारे कंपाउंड बना सकते हो, फ्लोचार्ट है। ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन आप कराते हो
Cu2Cl2HCl से सेंडमेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बनती है। Cu2Br2HBr सेंडमेयर रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन बनती है। और CuCN KCN साइनोबेंजीन बनती है सेंडमेयर रिएक्शन। ये तीनों जो येलो कलर से गोले करे हुए हैं वो कौन सी रिएक्शन है? सेंडमेयर रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब सेंडमेयर के बाद अगर हम बात करें कि इसमें गाटरमैन रिएक्शन नहीं दी हुई है, आपने अगर HBF4 का यूज करके फ्लोरोबेंजीन बनाई तो इसको बोलते हैं बाल्ज सीमन रिएक्शन। KI के साथ यूज करके आप आयोडोबेंजीन बना सकते हो, कोई नेम रिएक्शन नहीं है। एथिल अल्कोहल या फिर H3PO2 का यूज करके आप OH H ग्रुप लगा सकते हो, मीन्स बेंजीन बना सकते हो। और वाटर के साथ आप गर्म करके आप फिनॉल बना सकते हो। तो आप देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से कितने सारे कंपाउंड्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। सारे कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है, उनकी केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक दो चार क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चंस देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आपका आएगा। देखो कंपाउंड है, सॉरी क्वेश्चन है, अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, ए है, रिएक्ट्स विथ SnHCl। आपको पता है SnHCl के साथ जिस कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं जनरली वो नाइट्रो कंपाउंड होता है। तो दिमाग में बैठाना कि हो ना हो नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए, जिसका हम रिडक्शन कराएंगे फॉलोड बाई HNO2। फिर जो एमीन बनेगा उस एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करेंगे। तो आपको पता है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने से क्या मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम, मतलब डाइएजोनियम कंपाउंड टाइप का मिलता है। टू गिव एन अनस्टेबल कंपाउंड बी, डाइएजोनियम कंपाउंड मिलेगा जो कि अनस्टेबल होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल, उसकी रिएक्शन अगर हम फिनॉल से कराते हैं फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड, और एक डाई बन जाती है। तो आप बताओ ये जो कंपाउंड अनस्टेबल है वो बेंजीन डाइएजोनियम होगा, फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा होगा जो कि ब्यूटीफुल कलर डाई है, जिसको हम बोल रहे हैं C, विद द मॉलिक्यूल फॉर्मूला C12H10N2O। और यही देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का यही फॉर्मूला होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए इज, तो आप कहोगे नाइट्रोबेंजीन। क्यों? नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन करोगे एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन आप NaNO2HCl या फिर HNO2 से कराओगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलेगा, और उसका रिएक्शन जब आप फिनॉल से कराओगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C12H10N2O। तो ये जो कंपाउंड ए है, जो पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड ए है, तो उसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो आप देखो इसे इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हो, ये नाइट्रोबेंजीन है। इस पर SnHCl से रिएक्शन कराया, एनिलीन बना, HNO2 से रिएक्शन कराया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, इसका फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना, जो कि एक कलरफुल डाई है जो कि ऑरेंज कलर की होती है। और इस तरह से ये जो कंपाउंड आपका ए है वो कौन सा है? नाइट्रोबेंजीन। देखो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, आप बताओ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन से रिएक्शन कराओगे तो ये Cl यहाँ से और पैरा पोजिशंस का H यहाँ से HCl निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? पैरा एमिनो एजोबेंजीन, येलो कलर की डाई मिलेगी जो कि होगी पैरा एमिनो एजोबेंजीन। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये दो चॉइस हैं, क्या ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन है? तो ये नहीं है। क्या ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन नहीं है? तो कहोगे ये ऑर्थो एमिनो एजोबेंजीन है, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे चॉइस में ये मेटा एमिनो एजोबेंजीन है, ये भी चॉइस नहीं होगा। और यहाँ देखो पैरा एमिनो एजोबेंजीन है, यही चॉइस होगा, तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें देख सकते हो रिएक्शन से पैरा एमिनो एजोबेंजीन मिल रही है जो कि येलो कलर की डाई है, और आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने एमीन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को कंप्लीट किया, और एक भी रिएक्शंस ऐसी नहीं है या एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। बच्चों आप क्वेश्चन करो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, बशर्ते आपकी थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट मीन्स थोड़ा बहुत क्वेश्चन है जो मैकेनिज्म पर बेस्ड रहता है, उसमें अगर आप मैकेनिज्म सेगमेंट को आप लगा ले जाते हो तो आप इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है,
सभी बच्चों से यही उम्मीद करूँगा कि एमीन्स के पाँचों वीडियोज़ को बड़े इत्मीनान से देखिए, प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए और खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और इसके क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं करोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी वीडियोस को यहीं पे क्लोज करता हूँ और आगे उम्मीद करूँगा कि जो अपकमिंग पार्ट है उस अपकमिंग पार्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको सिखाऊंगा और इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। बाय।